अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। सर, आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट यानी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होंगे। वो है SWOT एनालिसिस या टोज एनालिसिस। SWOT एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। अब तक की क्लासेस में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, ये बेसिकली उन तमाम चीज़ों को समराइज़ करने का नाम है। अगर मैं बात करूँ SWOT एनालिसिस की, तो SWOT एनालिसिस में क्या चीज़ें आती हैं? सर, SWOT एनालिसिस का मतलब है S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। और ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स बेसिकली आपको मालूम करनी होती है। एक बिज़नेस अपने इन्वायरमेंट में अपने इंटरनली एनालिसिस करके, यानी जो हमने इन्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ा था, इन्वायरमेंट एनालिसिस दो तरीके के पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था हमने इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस और दूसरा हमने पढ़ा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस। जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि उस बिज़नेस की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं। और जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि इन्वायरमेंट से यानी बाहर से एंटिटी या बिज़नेस को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर मैं अपनी बात भी करूं, एक नॉर्मल इंसान भी यही कहता है कि जो चीज़ें मेरी हैं, मुझसे हैं, मेरी पर्सनल है, अपने अंदर की चीज़ें हैं, वो या तो मेरे लिए अगर अच्छी हैं तो वो मेरी स्ट्रेंथ्स होंगी, अगर वो बुरी हैं तो वो मेरी वीकनेसेस होंगी। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट कहता है सर मेरा जो है ना वो ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत वीक हैं, तो ये मेरी अपनी बात कर रहा है वो, और वो उसके लिए वीक है तो ये मैं कहूँगा कि उसकी वीकनेस है। और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी जो कैलकुलेशन स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी हैं, तो अगर मैं बात करूं तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरनल एनालिसिस करके अपने से रिलेटेड बात कर रहा है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूं और मैं किस चीज़ में बुरा हूं। तो इसी तरह बिजनेस भी अपने बारे में जब देखती है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करती है, और उसके लिए हमने दो मॉडल्स पढ़े थे आज की क्लास से पहले। एक हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़, जिसमें हमने देखा था रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज को डिटेल में कवर करके आ गए। उसके अलावा हमने वैल्यू चेन एनालिसिस देखा था कि इंटरनली एंटिटी अपने प्रोसेस के थ्रू किस तरह वैल्यू जनरेट करती है। ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रही होगी, स्ट्रेंथ बनेगी। कहीं पे वैल्यू लूज़ कर रही होगी या वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रही होगी तो वो उसकी वीकनेस बन जाएगी। इसी तरह जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने पेस्टल पढ़ा, हमने पोर्टर डायमंड पढ़ा, और साथ ही साथ हमने इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमने पोर्टर 5 फोर्सेस को पढ़ा। ये वो तमाम चीज़ें थी कि जो मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बता रही थी कि अगर इन्वायरमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें चल रही हैं जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती हैं, मेरे लिए बिज़नेस के नए वेंचर्स ला सकती है या मेरे बिज़नेस को नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छी चीज़ें होंगी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बुरी चीज़ें होंगी तो वो थ्रेट होगी। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, मार्केट में कंपटीशन कम है, कोई नया सब्स्टिट्यूट आने वाला है, कोई नया मार्केट में एंट्रेंट आने वाला है, कोई राइवल आने वाला है, राइवलरी बहुत अच्छी ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है। ये तमाम चीज़ें एंटिटी के बाहर से होती हैं इन्वायरमेंट में, जो एंटिटी पे इम्पेक्ट करती हैं। अगर अच्छी होंगी, फेवरेबल होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और अगर अनफेवरेबल होंगी तो ये थ्रेट्स होंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें थी, और इन्हीं तम सब बातों को जब हम एक एनालिसिस में एक जगह पे समराइज़ करते हैं, क्योंकि देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आप इस तरह से तो चीज़ें नहीं लेकर जाएंगे ना कि हमने पेस्टल एनालिसिस किया, ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई, पोर्टर डायमंड एनालिसिस किया, ये चीज़ मिली, वैल्यू चेन, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़, हमें फला चीज़ें मिली। बोर्ड के सामने आप चीज़ों को डैशबोर्ड बनाकर समराइज़ करके लेकर जाते हैं, रिपोर्ट बना कर लेकर जाते हैं। तो ये जो SWOT एनालिसिस है ना, बेसिकली ये आपके एनवायरनमेंट के पूरे एनालिसिस को एक डैशबोर्ड यानी कि एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स या कौन सी बातें स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेस है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सी हमारे लिए थ्रेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक बिज़नेस है, पहली एग्जांपल, एक बिज़नेस है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उसका कस्टमर का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप बताएं मुझे कि ये स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। देखिए, जब भी सोचेंगे ना तो पहले आप ये सोचें कि ये वो बिज़नेस का पर्सनल कोई चीज़ है, बिज़नेस की अपनी बात चल रही है, बिज़नेस से रिलेटेड,
तो हम फिर बात करेंगे कि ये स्ट्रेंथ या वीकनेस में से कोई एक चीज़ है। अच्छी बात होगी स्ट्रेंथ में जाएगी, बुरी बात होगी वीकनेस में जाएगी। बिजनेस के अपनी कस्टमर पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छा है, ये बिजनेस से पर्सनल रिलेटेड बात है, कोई इन्वायरमेंट की बात नहीं है। और पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, सर ये तो अच्छी बात है ना, क्यों वीकनेस स्ट्रेंथ में जाएगी। इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। बिजनेस की बहुत ज़्यादा रिलायंस है फ्यू या 1 और 2 कस्टमर्स के ऊपर। अब ये क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस होगी? सोचें, ऑब्वियसली ये वीकनेस होगी। तो देखें, बहुत सिंपल सी बातें हैं, कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं। एक कंपनी है जो कि लेट्स से शूज़ सेल करती है, शूज़ प्रोडक्ट बनाकर, फुटवेयर, और उसको एक नेशनल अवार्ड मिला है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ शूज़ या फुटवेयर। ये क्या है? क्या ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है या उसके लिए थ्रेट है? फंस गए ना? यही तो देखें, ये जो अवार्ड मिला है उसको, ये उसकी इंटरनल बात है कि उसको अवार्ड मिल चुका है, वो अवार्ड उसका है अब। तो ये उसकी या तो स्ट्रेंथ हो सकती है या वीकनेस हो सकती है, उसकी इंटरनल बात है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका टेंडर आया है, यानी कि अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरह से पूरा करेंगे, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम क्या प्राइस बिड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर अब आपके पास आया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? देखें, बाहर से आई है एक चीज़, तो ये क्या होगी? अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है जिसको हम अवेल कर सकते हैं, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, जिस कंट्री में हमारा बिजनेस काम कर रहा है, वहाँ पर कार्बन एमिशंस के ऊपर न्यू टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और हमारी कंपनी जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप ये दोनों चीज़ें बताएंगे। 2 बातें हैं, एक तो ये कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट उस कार्बन एमिशन के ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर रही है। ये दोनों क्या हैं? वीकनेस है, थ्रेट्स है, और कौन सी चीज़ क्या है? देखें, अगर मैं बात करूं कार्बन एमिशन हमारे प्रोसेस में हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये हमारी वीकनेस है, ये हमारे प्रोसेस के अंदर ख़राबी है, तो ये हमारी वीकनेस हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है न्यू टैक्सेस, वो जाएगी हमारी थ्रेट्स में, क्योंकि ये बाहर से इन्वायरमेंट हमारी तरफ आ रही है। और अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कोई पेटेंट है, कोई बहुत वेल रिनोन्ड ब्रांड है हमारा, कोई एक्सक्लूसिविटी है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ये क्या है? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, या स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? ये है बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ। तो देखिए कितना सिंपल है, चीज़ें बहुत आसानी से हमें आइडेंटिफाई हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन सेंस सी बात है कि कोई भी ये पहचान लेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सी अनफेवरेबल है, और कौन सी एक्सटर्नली है और कौन सी हमारे लिए इंटरनली है। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। एक और अगर बात करूँ, सर हमारे पास एक्सेस है कोई यूनिक रॉ मटेरियल का जो कि हमारे किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही है। अब ये क्या होगी? ये अपॉर्चुनिटी है या स्ट्रेंथ है? देखिए, पहली तो ये चीज़ है कि ये हमारे पास है, उसका एक्सेस उस यूनिक रॉ मटेरियल का सिर्फ हमारे पास है, तो ये इंटरनल बात है, अच्छी बात है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ होगी। और अगर बात करूँ को हमारे पास लेट्स से जो जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, वो प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो मार्केट ग्रोइंग मार्केट फेज़ में है, तो अब क्या होगा? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या हमारे लिए थ्रेट है? ऑब्वियसली ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो हमारे पास भी एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी उस मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ। कस्टमर, आपका प्रोडक्ट लेट्स से मैनुअल प्रोडक्ट है और इस वक्त कस्टमर टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, तो अब ये हमारे लिए क्या है? थ्रेट है या वीकनेस है? कस्टमर की प्रेफरेंस का चेंज होना। क्या कस्टमर इंटरनल है? नहीं, कस्टमर तो इंटरनल नहीं होते। कस्टमर की प्रेफरेंस ये एक्सटर्नल बात है और ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? थ्रेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली, किस तरह से हम स्ट्रेंथ्स, वीकनेस
अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हो, एक जगह पे प्लेस कर रहे होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ गए। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इसको सॉर्ट एनालिसिस यानी कि ये इन चारों कैटेगरीज में बाइफरकेट करना होता है, प्लेस करना होता है। जब हम इनको प्लेस कर लेते हैं तो अब काम स्टार्ट होता है टोज मैट्रिक्स का। अब ये टोज मैट्रिक्स क्या होता है? सर ये टोज मैट्रिक्स का मतलब होता है जब आप अपने ये जो 4 हेडिंग्स हैं, इन 4 हेडिंग्स से आप 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनाते हैं? आप कहते हैं पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को आप देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि इन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड बढ़ रही है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत डिमांड हो रही है और मेरे पास एक आईटी टीम है बहुत अच्छी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत अच्छी टीम है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। और मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड बढ़ रही है, ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके एक ऐसी अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ, एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना सकता हूँ कि जहाँ पर कस्टमर आएँ, शॉपिंग करें, चीज़ें खरीदें और उससे मुझे फ़ायदा होगा। तो एक ये अपॉर्चुनिटी, तो ये इस तरह से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिला रहे होते हैं और देखते हैं कि कौन सी नई स्ट्रेटजी या कौन सी एक नई रास्ता बन सकता है कि जहाँ से आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं कि जो आपके थ्रेट्स को दूर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कस्टमर्स का और आपका एक कस्टमर है जो कि कह रहा है कि मैं आपसे अब खरीदना बंद कर रहा हूँ चीज़ें, मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो सर आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि ये जो कस्टमर आपको धमका रहा है कि मैं अब आपसे नहीं खरीदूंगा, डिस्काउंट दो या फला जो भी डिमांड कर रहा है, आप इस थ्रेट से क्या कर सकते हैं? आप इस थ्रेट से काउंटर कर सकते हैं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ आप देखते हैं फिर वीकनेसेस को इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिलाकर कि ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जो आपको रोक रही हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है और स्किल्ड लेबर्स नहीं है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी लेबर होगी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका आउटपुट एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी। तो स्किल लेबर नहीं है जिसकी वजह से आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपके पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है जो आपको कह रहा है कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यूनिट्स चाहिए, लेकिन आपके पास मजबूरी क्या है कि आप उतनी प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ये आपकी वीकनेस है। आप इस वीकनेस को किसी तरह दूर करें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को यानी इस नए कॉन्ट्रैक्ट को अवेल कर सकें और अपने बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा सकें। इसी तरह फिर आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको आप वो जो एक्सपोज्ड हैं थ्रेट्स के अगेंस्ट, यानी कि कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपकी दुखती रग पे पैर रख सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि मेरे प्रोसेस के अंदर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट उसके ऊपर न्यू टैक्सेस लगाने जा रही है, पेनल्टीज़, फाइन लगाने वाली है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं एक्सपोज्ड हूँ इन थ्रेट्स के अगेंस्ट के जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो सकता है। तो आप उन वीकनेसेस को भी दूर करते हैं कि जो एक्सपोज्ड होती है उन थ्रेट्स के अगेंस्ट, ताकि आपको वो थ्रेट्स नुकसान ना पहुंचा सके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली टोज मैट्रिक्स का काम होता है कि जिसमें आप ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ को आपस में लिंक करके कोई ना कोई वे आउट और सॉल्यूशन और स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि आप किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को कनेक्ट करके एक वे आउट बना रहे होंगे कि आगे आपने क्या करना है। अब यहाँ पर तो हमारा सॉर्ट और टोज एनालिसिस ख़त्म हो चुका। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। डिफरेंट लोग इस टॉपिक को डिफरेंट चीज़ों के साथ मिलाकर पढ़ रहे होते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि जहाँ पर आप इसको समझें, क्योंकि सॉर्ट एनालिसिस बेसिकली आप करते कब है? हर कंपनी हर साल बाद एनुअली, इंटरिम या अपनी किसी भी टाइम पे कुछ एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है जिसके हिसाब से सॉर्ट एनालिसिस करती है और देखती है कि करंट सिचुएशन में हमारी इंटरनली कौन सी चीज़ें ऐसी यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और एक्सटर्नली यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट ये किस तरह से आपस में मैच कर रही हैं, कौन सी चीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है और हमें किस तरह से चीज़ों को सही करना चाहिए। तो ये जो आप काम कर रहे होते हो बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट से ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की, तो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ड्रिफ्ट देखें, ड्रिफ्ट का मतलब होता है अपने पाथ से हट जाना, अपने रास्ते से हट जाना।
तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अब अलाइंड नहीं है। यानी पहले तो आपने लेट से डे 1 पे आपने सोचा कि एनवायरनमेंट में ये फैक्टर्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये थ्रेट्स हैं, हम इसके हिसाब से इस तरह कार्रवाई करेंगे, हम इस तरह बिजनेस को लेकर चल रहे होंगे और हमें फ़ायदा होगा। लेकिन एनवायरनमेंट में जाहिर सी बात है चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं और आपकी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से आउटडेट या पुरानी होती जाती है। तो होता ही है कि आप अपने रास्ते से हट जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अब क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, आउटडेट हो चुकी है, मिस अलाइंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और शॉर्ट एनालिसिस करके अपने स्ट्रेटजी को इन्वायरमेंट के साथ अलाइन करते हैं, देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेंथ को हम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स को थ्रेट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वीकनेसेस को हम दूर कर सकते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करें, और कौन सी वीकनेसेस को हम दूर कर सकते हैं ताकि थ्रेट्स हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की टर्मिनोलॉजी का काम था। साथ ही साथ एक और चीज़ थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड है, शेयर करता चलूँ। वो ये है कि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट जो है ना वो 4 स्टेजेस में आता है। पहला होता है इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चेंज की शुरुआत होती है। चेंज कौन सी 2 चीज़ों का, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन दोनों को हमेशा अलाइन होना चाहिए। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसमें ज़रा चेंज आने लगता है। चेंज आता है, एक वक्त आता है कि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट आ जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम को भी देखें ज़रा समझ आएगा कि हो क्या रहा है कि पहले दोनों साथ थे, लेकिन वक्त गुजरता गया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता गया, और एक वक्त आया कि डिफरेंस बहुत बढ़ गया। अब ये फ़र्क आ चुका है, उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि फ़र्क इतना आ जाता है कि हंगामी सूरत हाल आ जाती है और मैनेजमेंट को या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये वो सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स में ये होता है 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो बिज़नेस तबाह हो जाता है, वो सही रास्ते पे आ ही नहीं पाता, या तो बिज़नेस कुछ हंगामी सूरत हाल, कुछ हंगामी ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है, ऐसे स्टेप्स लेता है कि जिससे वो अपने वापस रास्ते पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राइसिस वाली चीज़ भी आ सकती है और बिज़नेस अपने बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ भी जा सकता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है 2। आई होप कि ये बात अच्छे से दोनों आपको समझ आई होंगी। एक चीज़ और डिस्कशन में ऐड करूँ, वो ये कि अगर शॉर्ट एनालिसिस का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा होगा तो किस तरह से आएगा। देखें, 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी शॉर्ट एनालिसिस की। एक तो ये होगा कि आपके पास एंटिटी की पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ होगा, जिस बैकग्राउंड के अंदर स्ट्रेंथ्स भी होंगी, वीकनेसेस भी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, थ्रेट्स भी होंगी। आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उस पूरे सिनेरियो को, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, एग्जिबिट को पढ़ के आप इन चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके आप उसको रेलेवेंट हेडिंग के अंदर प्लेस करेंगे, लिखेंगे कौन सी बात स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी थ्रेट है, और उसके बाद ये आपका शॉर्ट एनालिसिस हो जाएगा। एक तो ये रिक्वायरमेंट आ सकती है, वो आपको कहेगा शॉर्ट एनालिसिस परफॉर्म करो इस तरह से। दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि वो आपको शॉर्ट एनालिसिस खुद से परफॉर्म करके दे दे, यानी स्ट्रेंथ्स भी होंगी, वीकनेस भी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और थ्रेट्स भी होंगे, पहले से आइडेंटिफाइड होंगे। अब वो आपको कहेगा आप टोज एनालिसिस करें, टोज मैट्रिक्स को यूज़ करके बताएं कि हम इन स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का क्या करें, इनको किस तरह से आपस में मिलाएं और क्या सॉल्यूशन करें। तो ये 2 तरह की रिक्वायरमेंट है जो एग्जाम में आ रही होंगी। बहुत आसान है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी एक क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।